फलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो है 11 कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का नेक्स्ट इकाई 15 इकाई देखेंगे और इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो है बहुलक, अंग्रेजी में इसको पॉलीमर बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। इस लेसन से भी आपका बोर्ड क्लास में जो है 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वो हम लोग क्या करते हुए देखते हुए चलेंगे। तो चलिए पहले तो हम लोग जो है परिचय करते हैं। सामान्य परिचय क्या है इसको हमको देखना है। सामान्य परिचय किसका? हमारा बहुलक का। अगर हम बहुलक की बात करें तो बहुलक जो होता है, बहुलक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पॉलीमर कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। और ये जो पॉलीमर है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है पॉली और एक होता है हमारा मर। मर का मतलब होता है पार्ट्स होता है, और पॉली का मतलब होता है मैनी। क्या होता है हमारा? मैनी। मतलब बोल सकते हैं कि पॉली मतलब होता है मैनी, मैनी मतलब होता है बहुत, है ना, या अधिक बोल सकते हैं। और पार्ट्स मतलब होता है भाग, तो बहुत सारे भाग बोल सकते हैं। तो बहुलक क्या होते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे भाग से मिलकर क्या होता है हमारा बहुलक का निर्माण होता है। वो तो हम लोग करेंगे। फिलहाल आपको ये बताना था कि बहुलक क्या होता है भाई। तो बहुलक को अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं, जो कि पॉली और मर 2 शब्दों से या 2 वर्डों से मिलकर बना होता है, जिसमें पॉली का अर्थ होता है मैनी और मर का मतलब होता है पार्ट्स। मतलब बहुत सारे पार्ट्स जब मिल करके कोई अणु का निर्माण करे वही आपका क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है, बहुलक कहते हैं। और बहुलक को हम क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक सरल अणु, है ना, जब आपस में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं और मिल करके एक बृहद अणु, जिसका अणु भार क्या होता है? उच्च होता है, का जब क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, तो बना हुआ जो पदार्थ होता है वो बहुलक कहलाता है। और ये जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? बहुलीकरण। तो आपको क्वेश्चन 2 तरीका से क्या कर सकता है? पूछ सकता है। बहुलक किसे कहते हैं? बहुलक क्या है? तो आप बोल सकते हैं भाई कि जब 2 या 2 से अधिक सरल अणु आपस में मिल करके उच्च अणु भार वाले जब एक जटिल अणु का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, तो बना हुआ जो पदार्थ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बहुलक कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बहुलीकरण के नाम से जानते हैं, बहुलीकरण कहते हैं। तो इस तरीका से बहुलीकरण को हम क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि बहुलक जो होता है वो बहुत सारे एकलक के मिलने से बनता है। अर्थात बहुलक का जो सरल भाग होता है, सरलतम भाग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एकलक कहते हैं। और एकलक के मिलने से क्या बनता है? हमारा बहुलक बनता है। तो आप ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि बहुत सारे एकलक मिल करके क्या बनाते हैं? बहुलक बनाते हैं। और इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। अब एकलक क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम फिर से लड्डू की बात करें तो लड्डू जो होता है बूंदी से बना होता है। तो एक बूंदी क्या होगा हमारा? एक जो बूंदी है वो कहलाएगा एकलक, क्योंकि बहुत सारे बूंदी मिल करके लड्डू बनाता है। तो लड्डू क्या होता है? लड्डू बड़ा एक बृहद अणु होता है, जिसका अणु भार ज़्यादा होता है, जो कि सरल जो अणु है उससे मिलकर बना होता है। तो बूंदी क्या होता है? सरल अणु होता है। और बहुत सारे सरल अणु अर्थात बहुत सारे बूंदी मिल करके क्या बनाता है? एक लड्डू का निर्माण करता है। तो लड्डू क्या होगा? बहुलक होगा। और बूंदी क्या होगा? आपका एकलक होगा। और ये जो प्रक्रिया है लड्डू का बनने का वो क्या कहलाएगा? आपका बहुलीकरण। लेकिन उसको लिखना नहीं है, उसको आप उदाहरण के तौर पर भी नहीं लिख सकते। समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है भाई कि बहुलक क्या होता है। तो बहुलक क्या होता है? तो जब 2 या 2 से अधिक सरल अणु जब आपस में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। और मिल करके जब उच्च अणु भार के जब एक क्या करते हैं? बृहद अणु का निर्माण करते हैं, बड़े अणु का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। और बहुलक बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है? आपका बहुलीकरण कहलाता है। तो इस तरीका से आप बहुलीकरण को क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं, बताया जा सकता है, ठीक है। और इसके लिए एग्जाम्पल भी आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास एथिलीन होता है, ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एथाइलिन बोलते हैं, एथिलीन बोलते हैं। तो जब एथिलीन के बहुत सारी अणु क्या होता है? जब आपस में मिल जाता है और बहुलीकरण की प्रक्रिया जब होता है तो बहुत सारे एथिलीन मिल करके क्या बनाता है? यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है, इधर हमारा CH2 जुड़ जाता है और जुड़ करके पॉलीथीन का क्या करता है? हमारा निर्माण करता है, या पॉलीएथिलीन कहते हैं। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर क्या हो जाता है? आपका ये तो बनता हमारा एथिलीन ही है, बट यहाँ पर हम लोग पहले एथिलीन लिख देखते हैं। एथाइलिन
ये हो जाता है हमारा एथाइलिन। बट बहुत सारे पार्ट्स जब मिल जाते हैं तो इसमें क्या वर्ड जोड़ते हैं, पॉली जोड़ देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाता है, पॉलीथीन हो जाता है। तो बहुत सारे एथिलीन मिल करके क्या बनाते हैं, हमारे पॉलीथीन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, बहुलीकरण कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल भी हो गया। एन का मतलब होता है नंबर, और यहाँ पर आप बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं, 10, 20, 30 जो भी लिखना है लिख सकते हैं। तो बहुत सारे जब एथिलीन क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। क्योंकि पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत सारे एथिलीन मिल गया तो जाके क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, बहुलीकरण को भी बता सकते हैं, बहुलक को भी बता सकते हैं। और बहुलक का सबसे सरलतम भाग क्या होता है, एकलक होता है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं पॉलीमर का, पॉलीएथिलीन का सरल भाग क्या होता है, एथिलीन होता है, और बहुत सारे एथिलीन मिल करके क्या बनाता है, पॉलीथीन बनाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, आपका बहुलीकरण कहलाता है। तो इस तरीके से बहुलीकरण को हम लोग बता सकते हैं, और एग्जाम्पल भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा भाई आपका बहुलक का परिचय। बहुलक क्या होता है, तो मैं आपको सब चीज़ बता दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो भी परिभाषा लिखा है उस पर ना जाएं, आप जो है समझें यहाँ पर कि होता क्या है बहुलक। तो क्या बताए कि जब दो या दो से अधिक, है ना, दो या दो से अधिक सरल अणु जब आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और मिल करके उच्च अणु भार के एक जटिल अणु का जब क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो बना हुआ अणु जो है आपका बहुलक कहलाता है। और ये प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाता है। और बहुलक का सबसे सूक्ष्मतम भाग, सरल भाग क्या कहलाता है, आपका एकलक कहलाता है। और ये हमारा क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बहुलक और बहुलीकरण को क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, बताया जा सकता है। भाई यहाँ पर आप चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक दिया है आपका, है ना, जब छोटे सरल अणु आपस में मिल करके वो कुछ अणु द्रव्यमान युक्त बड़ा अणु बनाते हैं, तो बने हुआ अणु को बहुलक कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बहुलीकरण कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप इसके बता सकते हैं। साथ में ये हमारा पॉलीमर है। पॉली का अर्थ होता है मेनी, और मर का मतलब होता है पार्ट्स। इस प्रकार से ये पूरी चीज़ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं आगे। एकलक क्या होता है, तो मैं आपको बस बताया कि जिस प्रकार से हमारे शरीर का सबसे सूक्ष्मतम इकाई सेल होता है, वैसे ही बहुलक का सूक्ष्मतम इकाई क्या होता है, एकलक होता है। तो बहुलीकरण की प्रक्रिया में प्रयुक्त सरल या छोटे अणु को ही हम क्या बोलते हैं, एकलक कहते हैं। तो हम लोग भी तो वही बोल रहे हैं कि सरल जो अणु होता है, बहुलक का जो सरलतम भाग होता है, वही आपका क्या कहलाता है, एकलक कहलाता है। तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं कि बहुलक के सबसे छोटे भाग को, सरलतम भाग को, सरल भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, एकलक कहते हैं। जैसे बहुलीकरण की प्रक्रिया में जो पॉलीथीन बनता है उसमें सरल अणु की बात करें, एकलक की बात करें, तो कौन होता है, हमारा एथिलीन होता है। तो वो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर पढ़ लिया। तो ये हो गया बहुलक और बहुलीकरण। अभी की डेट में बहुत सारे बहुलक हैं जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, दैनिक जीवन में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। यहाँ तक कहें तो आजकल लगभग जो है, अगर हम धातु वाली चीज़ को छोड़ दें तो बाकी लगभग देखा जाए तो बाकी जो भी हमारे दैनिक जीवन में हम लोग उपयोग करते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ आधुनिक जो भी जीवन में जो महत्वपूर्ण या काम आने वाली कुछ हमारे बहुलक दिए गए हैं। जैसे कुछ बहुलक जिसको हम लोग प्राकृतिक बहुलक कहते हैं, प्रोटीन जो इससे पहले पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये हमारे शरीर के मुख्य जो है भोजन के अवयव होते हैं, बहुत ही आवश्यक पदार्थ होते हैं जो एक तरह से देखा जाए तो बहुलक होते हैं। उसके बाद संश्लेषित बहुलक होते हैं, मतलब जिन बहुलकों को हम लोग लैब में या फैक्ट्री में बनाते हैं उन्हें हम संश्लेषित बहुलक कहते हैं। जैसे लैलॉन है, टेरलिन है, ऑरलान है, सेरान है ना, विनियान है, ये आदि हमारे बहुलक होते हैं जिनको लैब में बनाए जाते हैं। और इन सब का उपयोग जो है हम रस्सी, वस्त्र, है ना, जाल आदि बनाने में करते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे बहुलक हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। जैसे प्लास्टिक एक बहुलक है ना, जिसका उपयोग करते हैं। कृत्रिम रबर है ना, कृत्रिम रबर हमारे द्वारा बनाए गए रबर हो गया। संश्लेषित रेजिन है, पॉलीथीन है, टेफ्लॉन है, स्टायरीन है, पीवीसी है, ये सब बहुत सारे हमारे बहुलक के उदाहरण हैं। और इन बहुलकों को हम अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं, बहुत सारे चीज़ों में का उपयोग करते हैं। जैसे घरेलू उपकरण में, खिलौना के रूप में, ऑटोमोबाइल के रूप में, वस्त्र के रूप में, फर्नीचर, कुर्सी उर्सी यूज करते हैं। इन सब चीज़ के रूप में हम क्या करते हैं, अपने डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में बहुलक का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। उसके अलावा अंतरिक्ष यान में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैव रासायनिक प्रक्रिया है ना, हमारे शरीर के अंदर होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रिया, शल्य चिकित्सा जो भी आपका
डॉक्टर लोग जो ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी कार्य करते हैं, है ना, उस सब में देखा जाए तो बहुलक का बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, आपका महत्व होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इनका परिचय कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम बहुलक को क्या करते हैं, उधर बांटते हैं भाई। तो यहाँ पर जो है बहुलक में जो सरल अणु होता है उनके बोल सकते हैं स्थिति के आधार पर कि बहुलक को बनाने वाले जो एकलक हैं वो किस प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं या एक ही प्रकार के होते हैं। तो उनके आधार पर यहाँ पर जो बहुलक है उसको दो भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। एक होता है हमारा समबहुलक और एक होता है हमारा विषम बहुलक। समबहुलक क्या होता है भाई, तो समबहुलक का मतलब होता है ऐसे बहुलक जो एक ही प्रकार के एकलक से मिलकर क्या हो, बना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, जो है समबहुलक के नाम से जानते हैं। वे बहुलक जिनमें एक ही प्रकार के एकलक उपस्थित हो या एक ही प्रकार के एकलक से मिलकर बना हो, तो ऐसे बहुलक को हम क्या बोलते हैं, समबहुलक कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए पॉलीथीन दिया गया है, ठीक है, एक समबहुलक के उदाहरण है। जैसे पॉलीथीन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, N लगा देते हैं। अब जब इसका हम लोग क्या करते हैं, बहुलीकरण करते हैं, तो बहुलीकरण करने से क्या होता है आपका, ये CH2 और ये आपका कोष्टक बंद करके N लगा देते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीथीन बोलते हैं, पॉलीएथिलीन कहा जाता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथिलीन कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एथाइलिन कहते हैं, एथाइलिन कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि पॉलीथीन जो होता है वो बहुत सारे एथिलीन के मिलने से बनता है। मतलब पॉलीथीन को बनाने में केवल एथिलीन ही भाग ले रहा है, उसके अलावा और कोई अन्य एकलक भाग नहीं ले रहा है। मतलब इसमें पॉलीथीन को बनाने में जितने भी सरल अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कौन है, हमारा एथिलीन है, जो एक ही प्रकार के होते हैं। तो हम बोल सकते हैं ऐसा बहुलक जो एक ही प्रकार के एकलक से मिलकर बने उसे हम क्या बोलते हैं, समबहुलक कहते हैं, समबहुलक कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिया भी गया, ऐसे बहुलक जो एक ही प्रकार के एकलकों के मिलने से, संयोजन से बनता है, ऐसे बहुलक को हम क्या बोलते हैं, समबहुलक कहते हैं। उदाहरण के लिए पॉलीथीन हम लोग ले सकते हैं। देखो पहले वाला उदाहरण वही आया था, अभी भी उदाहरण वही है। और भी अन्य उदाहरण यहाँ पर दिया है, जैसे पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन में क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा बढ़ा देंगे, CH3, ये हो जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर यह होता है प्रोपिलीन, है ना, प्रोपिलीन यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोपिलीन, है ना, या प्रोपीन भी बोल सकते हैं। अब इसका आप क्या करेंगे, बहुलीकरण करेंगे, बहुलीकरण करेंगे। तो बहुलीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा आपका CH2। इधर हम क्या कर देते हैं, CH3 और ये कोष्टक क्या हो जाएगा आपका, बंद हो जाएगा इस तरीक़ा से। तो यहाँ पर देखो कितना बॉन्ड है हमारा, यहाँ तो डबल बॉन्ड करना पड़ेगा क्योंकि 1 2 3 करके देखें, क्योंकि बॉन्ड कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और ये ठीक है, नहीं करना पड़ेगा, 4 हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। पॉलीवाइनिल क्लोराइड हम आगे देखने वाले हैं, ये भी उदाहरण ले सकते हैं। पॉलीआइसोप्रीन, ये भी हम देख सकते हैं। पॉलीएक्रियोनाइट्राइल पैन बोलते हैं, है ना। नायलॉन 6 है, टेफ्लॉन है, सेलुलोज है, ये सब हमारे किस प्रकार के बहुलक होते हैं, समबहुलक होते हैं, जो एक ही प्रकार के एकलकों के मिलने से क्या होता है, बना होता है। तो इस तरीक़ा से हम जो है समबहुलक को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक। विषम बहुलक, विषम बहुलक या इसी को हम मिश्रित बहुलक कहते हैं या विषम बहुलक के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा मिश्रित बहुलक क्या होता है, तो वह बहुलक जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के बोल सकते हैं एकलकों के मिलने से बना होता है, या ऐसे बहुलक जिसमें कई एकलक उपस्थित होते हैं या कई एकलकों के मिलने से बनता है, तो ऐसे बहुलक को हम क्या बोलते हैं, मिश्रित या सहबहुलक के नाम से जानते हैं या कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो उदाहरण के लिए यहाँ पर आपको दिया है SBR, ये हम लोग आगे देखेंगे। स्ट्राइन ब्यूटाडाइन रबर होता है, रबर के पार्ट में इसको हम लोग देखेंगे क्या है कैसा है। फिलहाल तो अभी इतना कर सकते हैं कि सहबहुलक या मिश्रित बहुलक क्या होता है, तो ऐसे बहुलक जो एक से अधिक प्रकार के एकलकों के संयोजन से बनता है, तो ऐसे बहुलक को हम क्या बोलते हैं, सहबहुलक या मिश्रित बहुलक कहते हैं। जैसे आप कलरफुल अगर लड्डू की बात करें तो उसमें जो बूंदी होता है, मान लो 2 कलर का है, तो एक बूंदी अलग एकलक कहलाएगा, एक बूंदी अलग एकलक कहलाएगा। मतलब वो
अलग अलग प्रकार के एकलकों से मिलकर क्या होता है आपका जब बनता है। एकलक मतलब एक एकलक अलग हो, एक एकलक अलग हो, और ऐसे एकलकों के मिलने से जब कोई बहुलक बनता है तो ऐसे बहुलक को हम क्या बोलते हैं, मिश्रित बहुलक कहते हैं। और स्टराइन ब्यूटाराइन रबर जो होता है उसमें इस प्रकार के एक से अधिक एकलक मिल करके बहुलक का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिश्रित बहुलक कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम बहुलक को एकलकों की स्थिति के आधार पर दो भागों में बांटते हैं भाई। एक होता है हमारा समबहुलक, दूसरा होता है सबहुलक। समबहुलक क्या होता है, ऐसे बहुलक जो एक ही प्रकार के एकलकों के मिलने से बनता हो, तो ऐसे बहुलक को हम लोग बोलते हैं समबहुलक। जैसे पॉलीथीन हम लोग देखे जो एथिलीन से ही मिलकर बनता है, ठीक है। मिश्रित बहुलक की बात करें तो अलग अलग प्रकार के वो जो है एकलकों के मिलने से बनता है, या ऐसे बहुलक जिसमें कई प्रकार के एकलक उपस्थित रहता है, तो ऐसे बहुलक को हम क्या बोलेंगे, हम लोग जो है मिश्रित बहुलक कहते हैं। आप समझ गए होंगे, अगर हमारे घर में अगर जो है सब्जी बनाते हैं और उस सब्जी में अगर कई प्रकार का फ्लेवर है तो वो मिश्रित के अंतर्गत आता है। और मान लो प्योर अब दाल ही बनाए हैं तो फिर वो किसके अंतर्गत आएगा, हमारा वो सम के अंतर्गत आता है। बस ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बहुलक को उनके एकलकों की स्थिति के आधार पर हम लोग बांट दिए। अब रियल में हम लोग जो है इसको क्या करते हैं, उनके प्रकारों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर दिया है बहुलकों का वर्गीकरण, बहुलकों का वर्गीकरण। अब हम क्या करते हैं, बहुलक को कई भागों में वर्गीकृत करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है। जैसे यहाँ पर बहुलकों का जो वर्गीकरण है निम्नलिखित आधार पर हम उसका वर्गीकरण करते हैं। जैसे पहला आधार आपका दिया गया है वो है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हम बहुलक को वर्गीकरण करते हैं। दूसरा है संरचना के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा संश्लेषण के आधार पर वर्गीकरण, और चौथा एकलकों के संयोजन क्रिया विधि के आधार पर वर्गीकरण, और आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण। तो ये 5 आधार दिया गया है जिनके आधार पर जो आपके एकलक हैं उसको अलग अलग भागों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो उनको हम लोग को देखते जाना है क्या होता है, किस प्रकार से होता है। पहला हमारा दिया है आपका उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। उत्पत्ति मतलब जहाँ से उत्पन्न होता है या जहाँ से उनको प्राप्त किया जाता है उसके आधार पर बहुलक को जो है कुछ भागों में डिवाइड किया गया है। उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर बहुलक को 2 भागों में बांटते हैं हम लोग। एक होता है प्राकृतिक बहुलक जिसको नेचुरल पॉलीमर्स कहते हैं, एक होता है संश्लेषित बहुलक जिसको सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि प्राकृतिक बहुलक क्या होता है, संश्लेषित बहुलक क्या होता है, जो कि उत्पत्ति के आधार पर है। इजी है भाई। प्राकृतिक बहुलक क्या होता है, तो प्राकृतिक बहुलक वे बहुलक होते हैं या नेचुरल पॉलीमर वे पॉलीमर होते हैं जो हमें पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, या ये बहुलक पेड़ पौधों या जीव जंतु द्वारा क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। ठीक है, ये दिया है यहाँ पर वे बहुलक जो प्रकृति में विशेष करके पेड़ पौधे और जीव जंतु में पाए जाते हैं, ऐसे बहुलक को हम प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। तो आप अपने भाषा में लिख सकते हैं भाई कि प्राकृतिक बहुलक वे बहुलक होते हैं जो हमें पेड़ पौधों है ना या जीव जंतु से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं या उनके द्वारा संश्लेषित होते हैं। तो ऐसे बहुलक जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। तो जैसे भी आपको परिभाषा अच्छा लगता है आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि प्राकृतिक बहुलक वे बहुलक होते हैं जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में पाए जाते हैं या उनके द्वारा हमको क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो ऐसे बहुलक को हम लोग प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। बहुत सारे बहुलक जो होते हैं वो प्राकृतिक बहुलक के अंतर्गत आते हैं। उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे पॉलीसेकेराइड दिया है ना। पॉलीसेकेराइड हम पढ़े हैं कार्बोहाइड्रेट में। तो पॉलीसेकेराइड जो होता है इसके अंतर्गत हम 2 कार्बोहाइड्रेट को रखते हैं, एक स्टार्च होता है और एक होता है हमारा सेल्यूलोज होता है। तो 2 हमारे कार्बोहाइड्रेट दिए हैं कि स्टार्च और एक सेल्यूलोज, दोनों क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं। क्योंकि ये जल अपघटन के बाद जो है बहुत सारे क्या करते हैं, मोनोसेकेराइड देते हैं। तो स्टार्च और जो सेल्यूलोज है वो एक प्रकार से पॉलीसेकेराइड होते हैं, और स्टार्च और जो सेल्यूलोज होते हैं वो अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी ग्लूकोज होता है, उनके बहुलक होते हैं। हमारा जो स्टार्च होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज का, ये हमारा क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है। जबकि हमारा जो क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज जो होते हैं वो बीटा डी ग्लूकोज का क्या होता है, आपका बहुलक होता है। और सेल्यूलोज जो होता है वो पौधों की संरचनात्मक पदार्थ है, पौधों का निर्माण करता है। जबकि स्टार्च के रूप में पौधे अपना भोजन
संग्रहित करते हैं। क्वेश्चन भी आता है ना, पौधे अपना भोजन किस रूप में संग्रहित करते हैं, तो पौधे अपना जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में क्या करते हैं आपके संग्रहित करते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं प्राकृतिक बहुलक क्या है। तो ऐसे बहुलक जो पेड़ पौधे और जीव जंतु से क्या होते हैं प्राप्त होते हैं या उनमें क्या होते हैं पाए जाते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। और इन बहुलक का पहला उदाहरण है पॉलीसेकेराइड। स्टार्च और सेलुलोज पॉलीसेकेराइड के हमारे क्या होते हैं अंतर्गत आते हैं। और स्टार्च जो होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है, जबकि सेलुलोज जो होता है वो बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है। और पेड़ पौधे स्टार्च के रूप में ही अपना भोजन क्या करते हैं संग्रहित करते हैं। और जो मनुष्य होते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। भाई हम लोग किसके रूप में करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में हम भोजन को क्या करते हैं संचित करते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं पॉलीसेकेराइड को समझा सकते हैं। ठीक है, थ्योरी है भाई, बोलना तो है हमें, ठीक है, आपको भी वैसे ही समझना पड़ेगा। आगे हमारा दूसरा उदाहरण है प्रोटीन। प्रोटीन आप पढ़ के आए हैं, इससे पहले प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन भी हमारा बहुलक का क्या होता है प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण होता है। और जो अल्फा अमीनो अम्ल से बनता है ये हम जानते हैं। जब बहुत सारे अल्फा अमीनो अम्ल आपस में क्या हो जाते हैं संघनित हो जाते हैं तो जा कर के प्रोटीन बनते हैं। और प्रोटीन जो होते हैं जंतु कोशिकाओं का प्रमुख भाग होते हैं भाई, है ना। प्रकृति में सिल्क के रूप में, ऊन के रूप में, चमड़ा आदि के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि सिल्क का होता है प्रोटीन है, ये प्राकृतिक प्रोटीन है ना। ये प्राकृतिक हमारा बोल सकते हैं बहुलक है, ऊन है, चमड़ा है, ये सब प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल भी पढ़े हैं, ये हमारा न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। हम इससे पहले क्लास में पढ़े हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो न्यूक्लियोटाइड क्या है कैसे है पढ़ चुके हैं के बहुलक होते हैं, या न्यूक्लियोटाइड के बहुलक को हम क्या कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए, ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है, उदाहरण के तौर पर प्राकृतिक जो बहुलक होता है उसके अंतर्गत। एक होता है हमारा डी नंबर दिया है प्राकृतिक रबर। ठीक है, प्राकृतिक रबर क्या होता है भाई, तो प्राकृतिक जो रबर होता है अगर हम बात करें तो प्राकृतिक रबर को प्राप्त करने के लिए रबर का क्या होता है पेड़ होता है। उस रबर के पेड़ से क्या होता है हमारा लैटेक्स जो प्राप्त होता है वही रियल में क्या होता है प्राकृतिक रबर क्या होता है बनता है, वही प्राकृतिक रबर होता है। और यह एक चिपचिपा क्या होता है आपका पदार्थ होता है। और इसका जो संगठन है अगर हम बात करें तो ये लगभग C6H8 ये इसका फार्मूला आपका दिया गया है, तो इसको आपको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है हमारा प्राकृतिक रबर भी एक जो है प्राकृतिक बहुलक होता है। और ये पेड़ पौधों से लेटेक्स है ना से या रबर के पेड़ से लेटेक्स प्राप्त जो लेटेक्स होता है वही लेटेक्स प्राकृतिक रबर बनाता है, जो कि एक चिपचिपा क्या होता है पदार्थ होता है। और इनके जो इकाई है उसको हम आइसोप्रीन इकाई के नाम से जानते हैं। इसका अणु भार लगभग 10,000 से ऊपर होता है। तो रबर का जो क्या होता है जो पेड़ होता है वो अफ्रीका, मेक्सिको आदि देशों में क्या होता है पाया जाता है। ये मान लो ये क्या होता है हमारा रबर का क्या होता है हमारा ये इस प्रकार से जो पेड़ होता है, रबर के पेड़ के नीचे में क्या लगाया जाता है चीरा लगाया जाता है, जिससे एक सफ़ेद रंग का क्या होता है दूध जैसा क्या होता है आपका पदार्थ यहाँ से क्या होता है प्राप्त होता है। ये जो सफ़ेद जैसा दूध जैसा पदार्थ जो प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है आपका लेटेक्स कहलाता है ना। ये जो लेटेक्स होता है फिर लेटेक्स जो मिलता है उस लेटेक्स में लगभग आपका 40 से 50% बोल सकते हैं, 40 से 50% आपका क्या होता है रबर होता है। अब उस जो लेटेक्स जो होता है उस लेटेक्स में इतना पानी मिलाया जाता है, इतना पानी मिलाया जाता है कि उनमें जो रबर का परसेंटेज है वो 10 से कितना होता है हमारा 20% रह जाता है। बाद में पानी मिलाने के पश्चात इस लेटेक्स जो कि जिसमें पानी मिलाया गया है उसमें 1% क्या मिला देते हैं, एक एसिटिक अम्ल क्या कर देते हैं मिला देते हैं। एसिटिक अम्ल जैसे ही मिलाते हैं जो भी रबर होता है उसका स्कंदन हो जाता है और छेपित हो जाता है। लेकिन इस तरीक़ा से प्राप्त जो रबर होता है उनमें लचीलापन या तन्यता का जो गुण होता है वो बहुत क्या होता है कम मात्रा में क्या होता है पाया जाता है। अतः उनको और ज़्यादा लचीलापन और ज़्यादा
मजबूत बनाने के लिए उनमें क्या कर दिया जाता है, सल्फर का तिर्यक प्रवेश करा दिया जाता है। और इस प्रकार से प्राकृतिक जो रबर होता है उस प्राकृतिक रबर में लचीलापन को बढ़ाने के लिए सल्फर का तिर्यक मिलाना या सल्फर का तिर्यक प्रवेश करना आपका वल्कनीकरण के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। और यही इस टॉपिक में क्या किया गया है, दिया गया है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो प्राकृतिक रबर क्या होता है भाई, तो रबर के पेड़ से प्राप्त जो लेटेक्स होता है वहीं से आपका क्या होता है, प्राकृतिक जो क्या होता है, रबर प्राप्त होता है, रबर बनता है, जो कि एक लचीला या चिपचिपा क्या होता है, पदार्थ होता है। और बाकी जो चीज़ इसमें लिखा है उसको हमने क्या कर दिए हैं, बोल दिए हैं, ठीक है। इनकी तन्य सामर्थ्य कम होती है ना, इस वजह से इसमें जो है सल्फर का जो क्या होती है, हमारी जो तिर्यक प्रविष्ट करा दी जाती है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपका वल्कनीकरण कहलाती है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछी भी गई है, तो इसको आपको वहाँ पर क्या करना है, देखना है। तो ये तो हो गया हमारा प्राकृतिक जो रबर होता है। तो प्राकृतिक रबर क्या है भाई, तो रबर के पेड़ से प्राप्त जो लेटेक्स होता है वो लेटेक्स आपका क्या होता है, प्राकृतिक रबर बनाता है, जो कि एक बोल सकते हैं चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसका संगठन C6H8 ये आपका दिया गया है, ये होता है। और ये जो है कुछ जगह है, भारत, अफ्रीका, मेक्सिको, जहाँ पर रबर का क्या होता है, पेड़ होता है। और वो जो रबर का पेड़ होता है, उस रबर के पेड़ के नीचे जब चीरा लगाया जाता है ना, तो फिर वहाँ से एक सफ़ेद जैसा पदार्थ क्या होता है, आपको प्राप्त होता है। वो जो सफ़ेद जैसा पदार्थ होता है वही आपका क्या होता है, लेटेक्स होता है। वो जो लेटेक्स होता है उस लेटेक्स में फिर जो है देखा जाए तो बहुत सारे क्या होते हैं, उसमें पदार्थ मौजूद रहता है, जिसमें आपको दिया गया है 30 से 40% तो रबर रहता है। बाकी उसमें और 0.3% प्रोटीन होता है, 0.25% उसमें शर्करा होता है, 0.5% क्षार होता है, और भी बहुत सारे पदार्थ उसमें पाए जाते हैं। अब लेटेक्स को निकालने के लिए, लेटेक्स से रबर बनाने के लिए उसमें इतना पानी मिला देते हैं कि रबर का परसेंट कितना बचता है, 10 से 20% बचता है। फिर उसमें 1% एसिटिक अम्ल मिला देते हैं, जिससे रबर का स्कंदन हो जाता है और वो अवक्षेप बना लेते हैं। इस तरीक़ा से अवक्षेप को प्राप्त कर लेते हैं। तो प्राप्त जो रबर होता है वो आपका क्या होता है, आपको प्राकृतिक रबर होता है, जिसमें चिपचिपापन होता है, लचीलापन क्या होता है, आपका कम होता है। अतः उसमें लचीलापन को बढ़ाने के लिए या चिपचिपापन को कम करने के लिए क्या किया जाता है, उसमें जो है सल्फर का तिर्यक प्रविष्ट करा दिया जाता है, जिससे उसका मजबूतीपन, लचीलापन और बढ़ जाता है। तो सल्फर का तिर्यक प्रवेश कराने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। वैसे अगर हम प्राकृतिक रबर की बात करें, जिसमें लचीलापन कम होता है, उसका प्रयोग बरसाती कोट, गेंद आदि बनाने में किया जाता है। बट उनको और लचीलापन बढ़ाने के लिए और उपयोगी बनाने के लिए उनमें सल्फर का तिर्यक प्रवेश कराते हैं, जिस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वल्कनीकरण कहते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, देखना है, पढ़ना है। थ्योरी है भाई थोड़ा सा, है ना, इसको समझेंगे। अब यहाँ पर एक जो है प्राकृतिक जो रबर है, जिसका एक सूत्र दिया है, जिसको हम लोग आइसोप्रीन कहते हैं, आइसोप्रीन, उसको हमको क्या करना है, अभी देखना है। तो आइसोप्रीन का यहाँ पर फार्मूला दिया गया है। ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये होता है CH2 डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं CH3। ये हमारा क्या होता है, आइसोप्रीन होता है, जो कि एक क्या होता है, प्राकृतिक रबर होता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये तो हो गया एक और उदाहरण जो हम क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक जो बहुलक है उसके अंतर्गत रख सकते हैं। यहाँ पर दिया है संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक क्या होता है भाई, संश्लेषित बहुलक का मतलब होता है ऐसे बहुलक जिनको लैब में बनाया जाता है, जिनको मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, जो है संश्लेषित बहुलक कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं संश्लेषित बहुलक वे बहुलक होते हैं जिन्हें मनुष्यों के द्वारा प्रयोगशाला में, लैब में क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, संश्लेषित बहुलक कहते हैं, या संश्लेषित बहुलक कहा जाता है। ये आपका दिया गया है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, संश्लेषित बहुलक कहते हैं। और इनमें एकलक की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, बहुत ज़्यादा एकलक मिलाया जाता है और फिर बहुलक का निर्माण किया जाता है। कुछ संश्लेषित बहुलक के उदाहरण दिया गया है, PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, नायलॉन, टेरलिन, बेकेलाइट, टेफ्लॉन, रबर, ये बहुत सारे उदाहरण हैं जो संश्लेषित बहुलक के अंतर्गत आता है, जो हम आगे 1 बाय 1 करके क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है उत्पत्ति
और स्रोत के आधार पर दो प्रकार के बहुलक देखा, एक प्राकृतिक बहुलक और एक देखा दूसरा संश्लेषित बहुलक। और दोनों ही बहुलक क्या है हमारे सरल है, इजी है, आप क्या कर सकते हैं उसको लिख सकते हैं। अभी उदाहरण आप इस रूप में देख रहे हैं, लेकिन हम इन सब को जो है आगे डिटेल करते जाएंगे। तो जब क्वेश्चन आएगा तो आप जो है परिभाषा के साथ इसका डिटेल जो है आपका जो समीकरण के साथ जो आपका दिखाएंगे वो आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। फिलहाल तो अभी उदाहरण यही रखेंगे, बाद में हम लोग इसका सबको जब डिफाइन कर देंगे तो आप चाहेंगे तो उसको उदाहरण के रूप में क्या कर सकते हैं ले सकते हैं। तो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर हमने जो बहुलक था उसको कितने भागों में बांट के पढ़ा, 2 भागों में बांट पढ़ा, और दोनों ही इजी है ना, दोनों को आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। एक और यहाँ पर उदाहरण दिया गया है जो है संश्लेषित बहुलक का, लेकिन ये 3rd नंबर है हमारा अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित बहुलक मतलब बोल सकते हैं जो कुछ परसेंट प्राकृतिक होता है और कुछ परसेंट हम क्या करते हैं। वैसे तो इस प्रकार के जो बहुलक होता है वो प्रकृति से प्राप्त होता है, मतलब प्राकृतिक बहुलक होता है, बट उनमें कुछ चीज़ मिला करके हम अपने से कुछ चीज़ मिला करके उनको हम क्या करते हैं उनकी मजबूतीपन, उनके एक बोल सकते हैं तन्यता इत्यादि को हम और बढ़ा देते हैं। और इसके लिए हम लोग कृत्रिम रूप से क्या करते हैं उन चीज़ों में कुछ अन्य पदार्थ मिलाते हैं, तो वो चीज़ क्या हो जाता है, या वो जो बहुलक होता है वो अर्ध संश्लेषित बहुलक होता है। रियल में प्राकृतिक होते हैं बट कुछ चीज़ हम अपने से मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है अर्ध संश्लेषित बहुलक होते हैं। मतलब मिलता प्रकृति से है बट हम कुछ मात्रा में अपने तरफ से कुछ चीज़ों को मिला करके उनके शक्ति है, तन्यता शक्ति है या अन्य प्रकार के गुण है उनको हम लोग बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार का जो बहुलक होता है उसे अर्ध संश्लेषित बहुलक कहते हैं। जैसे यहाँ दिया है कि ये रियल में प्राकृतिक बहुलक होते हैं, है ना, लेकिन रासायनिक विधियों के द्वारा इसको प्रवर्णित मॉडिफाई कर दिया जाता है, उनमें कुछ अपने तरफ से कुछ चीज़ मिला दिया जाता है ना, और उसको एक अच्छे क्वालिटी के बहुलक में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो वो हमारा अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए सेलुलोज जो होता है को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब एसिटिक एनहाइड्राइड द्वारा एसिटिलीकरण कर दिया जाता है तो उस स्थिति में सेल्यूलोज एसीटेट अर्थात रेयान बनता है, और इसका उपयोग धागे बनाने, फिल्म, कांच बनाने आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो रेयान होता है वो अर्ध संश्लेषित बहुलक के अंतर्गत आता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन करे कि अर्ध संश्लेषित बहुलक क्या होते हैं, तो एक्चुअली देखा जाए, मुख्यतः देखा जाए तो इस प्रकार के बहुलक जो है प्राकृतिक बहुलक होते हैं, है ना, लेकिन उसमें रासायनिक विधियों के द्वारा, है ना, उनमें कुछ चीज़ मिला करके उनको क्या कर दिया जाता है, उनको परिवर्धित किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, उनको चेंज कर दिया जाता है, तो अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाता है। फिर उदाहरण लिख देना, जैसे सेलुलोज होता है, सेलुलोज में हम सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड मिला करके जब उसका एसिटिलीकरण करते हैं तो क्या बोलते हैं आपका सेलुलोज एसीटेट अर्थात रेयान प्राप्त होता है। फिर उसका उपयोगिता बढ़ जाता है, फिर उसको धागे के रूप में, फिल्म, कांच बनाने इत्यादि में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये तो हो गया आपका उत्पत्ति और संरचना के आधार पर वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण भाई हमारा, वो है आपका जो है बहुलक का वर्गीकरण। चलिए दूसरा नंबर है हमारा संरचना पर आधारित वर्गीकरण। किस पर आधारित, संरचना पर आधारित वर्गीकरण। दूसरा हमारा भाग है संरचना पर आधारित। देखते हैं संरचना पर आधारित वर्गीकरण के आधार पर इनको कितने भागों में बांटते हैं। तो बहुलक को संरचना पर आधारित देखा जाए तो संरचना के आधार पर बहुलक को यहाँ पर 3 भागों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। देखते हैं शाखित बहुलक क्या है, तिर्यक बहुलक क्या है ना, श्रृंखला बहुलक क्या है। इस प्रकार से 3 भागों में इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। कौन कौन से हमारा, एक होता है हमारा श्रृंखला बहुलक, एक हमारा क्या दिया गया है, श्रृंखला बहुलक, श्रृंखला बहुलक दिया गया है। पहला हमारा कौन सा बहुलक भाई, श्रृंखला बहुलक। दूसरा हमारा दिया है हमारा शाखित बहुलक, ये हमारा होता है शाखित बहुलक, ये देखेंगे। और 3rd नंबर होता है हमारा तिर्यक बहुलक, तिर्यक बहुलक। तो ये हमारे 3 प्रकार के बहुलक, इसमें हम क्या करेंगे अभी देखेंगे। तिर्यक बहुलक क्या है, शाखित बहुलक क्या है और आपका श्रृंखला बहुलक क्या है। तो 3 प्रकार के बहुलक इसमें आपको क्या किया गया है, दिया गया है। ठीक है, अच्छा ठीक, शाखित हो गया, तिर्यक हो गया
और रेखी मतलब श्रृंखला बहुलक, लाइनर पॉलीमर बोल सकते हैं। तो 3 प्रकार से, रेखी मतलब श्रृंखला के रूप में होगा, एक शाखित बहुलक होगा, एक तिर्यक बहुलक होगा। पहले किसके पास चलते हैं? रेखी बहुलक के पास चलते हैं। तो रेखी बहुलक क्या होता है? तो रेखी बहुलक में जो एकलक इकाइयाँ होती हैं वो एक प्रकार से क्या होती हैं, श्रृंखला के रूप में मिल करके एक लंबी श्रृंखला का क्या करती है, निर्माण करती है। मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि रेखी बहुलक वे बहुलक होते हैं जिसमें एकलक इकाइयाँ या एकलक आपस में क्या होती हैं, जुड़ती हैं और जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करती हैं। और फिर एक श्रृंखला के ऊपर दूसरा जो श्रृंखला होती है वो श्रृंखला इस प्रकार से गड्डी के रूप में क्या हो जाती है, आपके इस प्रकार से व्यवस्थित होती जाती हैं, व्यवस्थित होती जाती हैं, व्यवस्थित होती जाती हैं। इस प्रकार से क्या होती है आपकी, वो व्यवस्थित होती हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है, आपकी रेखी बहुलक कहलाती है। और चूँकि इनमें जो संरचना है वो संकुलन होती है, वो अच्छी होती है, इस कारण से इस प्रकार के बहुलक की जो घनत्व है, तन्य सामर्थ्य है, गलनांक है, वो उच्च होती हैं। और इस बहुलक के कुछ उदाहरण जैसे पॉलीथीन है ना, नायलॉन, पॉलीएस्टर, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये हमारी कुछ क्या होती हैं, उदाहरण आती हैं। तो अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि रेखी बहुलक किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं भाई कि रेखी बहुलक वे बहुलक होते हैं जिसमें एकलक इकाइयाँ आपस में क्या होती हैं, जुड़ती हैं, मिलती हैं और मिल करके एक लंबी श्रृंखला का, एक लंबी सीधी श्रृंखला का निर्माण करती हैं। और लंबी सीधी श्रृंखला एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से गड्डी नुमा व्यवस्था में क्या हो जाती हैं, व्यवस्थित हो जाती हैं। तो प्राप्त जो भी हमारी बहुलक होती हैं वो बहुलक क्या कहलाती है, आपकी रेखी बहुलक कहलाती हैं। और इस प्रकार की बहुलक पे जो कि पैकिंग जो होती है, संकुलन जो ही है वो अच्छी होती है। अच्छी होने की वजह से इस प्रकार की बहुलक की जो घनत्व है, तन्य सामर्थ्य है, उसके अलावा गलनांक क्वथनांक है, वो क्या होती हैं, उच्च होती हैं। तो ये आपके रेखी बहुलक के अंतर्गत आती हैं। उदाहरण के लिए पॉलीथीन है, वही आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कई बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉलीथीन आप पहले देख चुके हैं। तो उदाहरण के अंतर्गत इस प्रकार से पॉलीथीन को रखी जा सकती है। थ्योरी है भाई, थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, हम जैसे कर रहे हैं उसी हिसाब से आप समझते जाएँ और थ्योरी को थोड़ा सा अडॉप्ट करें, है ना, और उसको भी अपने वर्डों में ढालने का प्रयास करें। तो रेखी बहुलक किसे कहेंगे? तो रेखी बहुलक वे बहुलक होते हैं जिसमें एकलक इकाइयाँ, एकलक तो क्या होता है समझ गए हैं। तो रेखी बहुलक वे बहुलक होते हैं जिसमें एकलक इकाइयाँ, एकलक जो इकाइयाँ हैं वो आपस में मिल करके इस प्रकार से एक लंबी सीधी श्रृंखला का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। और फिर प्रत्येक श्रृंखला एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से गड्डी के रूप में क्या हो जाती है, आपकी व्यवस्थित हो जाती हैं। और व्यवस्थित होकर के आपका बहुलक का क्या करती है, निर्माण करती हैं। तो वही बहुलक आपकी क्या कहलाती हैं, रेखी बहुलक कहलाती हैं। क्योंकि रेखी जो बहुलक होती है उनमें आपका जो संकुलन है, क्लोज पैकिंग है, वो बढ़िया होती है। इस वजह से इस प्रकार की जो बहुलक होती है उनमें घनत्व की बात करें, तन्यता की बात करें, गलनांक की बात करें, वो काफ़ी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और इस तरीके से इसके उदाहरण को क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है। तो पहला वाला भाग हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। दूसरा हमारे क्या होती हैं, शाखित बहुलक होती हैं। इस प्रकार के जो बहुलक होती हैं उसमें एकलक इकाइयाँ पहले क्या होती हैं, आपस में क्या होती हैं, जुड़ती हैं और जुड़ करके एक मुख्य श्रृंखला का क्या करती हैं, पहले निर्माण करती हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो बहुलक हैं, किस प्रकार के बहुलक मतलब शाखित जो बहुलक होते हैं, उस शाखित बहुलक में जो एकलक इकाइयाँ आपस में मिलती हैं और मिल करके एक, है ना, या जुड़ करके एक श्रृंखला बनाती हैं, एक लंबी श्रृंखला बनाती हैं जिसे मुख्य श्रृंखला के नाम से जानी जाती हैं। और इस मुख्य श्रृंखला से फिर कई शाखाएं क्या होती हैं, निकली होती हैं। और वो जो शाखाएं हैं उसके वजह से ये आपके शाखित बहुलक के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती हैं, शाखित बहुलक कही जाती हैं। तो इस तरीक़ा से शाखित जो बहुलक हैं उनको क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती हैं। और इसमें भी आप जो है पॉलीथीन है, ये उदाहरण के तौर पर क्या की जा सकती है, रखी जा सकती है, बताई जा सकती है। तो ये आपका हो गया आपका शाखित बहुलक। तो ये इस प्रकार से स्थिति आपको क्या होती है, देखने को इस प्रकार से ये प्राप्त होती है, ये इस प्रकार से। तो ये क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है। तो क्वेश्चन अगर मान लो आता है शाखित बहुलक क्या होती हैं भाई, तो शाखित बहुलक क्या है, तो शाखित बहुलक वे बहुलक होती हैं जिनमें एकलक इकाइयाँ
पहले क्या होती हैं, आपस में जुड़ती हैं और जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करती हैं। वो जो लंबी श्रृंखला होती हैं वो मुख्य श्रृंखला के नाम से जानी जाती हैं। फिर मुख्य श्रृंखला से कई शाखाएं क्या होती हैं आपकी, पार्श्व शाखाएं, या मुख्य शाखाएं से कई पार्श्व शाखाएं क्या होती हैं, निकली होती हैं। तो इस प्रकार की जो बहुलक होती हैं वो बहुलक ही शाखित बहुलक के नाम से जानी जाती हैं, शाखित बहुलक कही जाती हैं। तो इस तरीक़े से शाखित बहुलक को क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती है। आगे है हमारा तिर्यक बहुलक, है ना। तिर्यक बहुलक क्या होती है भाई, तो इस प्रकार की जो एक बहुलक होती है उनमें एकलक इकाइयाँ एक दूसरे के साथ त्रिविम 3D तरीके से एक जालीनुमा संरचना में क्या हो जाती है, आपकी जुड़ जाती हैं, जो कि काफ़ी कठोर और भंगुर प्रकृति की होती हैं और इस वजह से इनकी मजबूती जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। उदाहरण के लिए बेकेलाइट जो है, मेलाइमिन है, फार्मेल्डिहाइड रेजिन है, वो सब जो है तिर्यक बहुलक के अंतर्गत आती है। मतलब इस प्रकार की जो बहुलक होती हैं, इस प्रकार के बहुलक में जो एकलक इकाइयाँ होती हैं वो एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ करके, है ना, या 3D अवस्था में जुड़ करके इस प्रकार से एक जालीनुमा क्या करती हैं, संरचना का क्या करती हैं, आपके निर्माण करती हैं। जालीनुमा संरचना का क्या करती है भाई, हमारे निर्माण करती हैं। तो यही आपकी क्या कहलाती हैं, तिर्यक बहुलक के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। तो क्वेश्चन अगर आता है तो आप लिख सकते हैं कि तिर्यक बहुलक क्या होती हैं। तो तिर्यक बहुलक वे बहुलक होती हैं, तिर्यक बहुलक वे बहुलक होती हैं जिनमें एकलक इकाइयाँ एक दूसरे के साथ 3D व्यवस्था में, त्रिविम व्यवस्था में मिल करके इस प्रकार से एक जालीनुमा संरचना के रूप में जब क्या हो जाती हैं, व्यवस्थित हो जाती हैं, तो वही आपकी क्या कहलाती हैं, तिर्यक बहुलक कहलाती हैं। और अपने व्यवस्था के वजह से इस प्रकार की बहुलक जो होती है वो काफ़ी क्या होती हैं, कठोर होती हैं। ठीक है। और उदाहरण के लिए यहाँ पर जो है बेकेलाइट है, उनको क्या ली जा सकती है, उदाहरण के तौर पर ली जा सकती है। तो ये तो हो गया आपका दूसरा संरचना के आधार पर जो है वर्गीकरण। हमने कितने भागों में बांट दिए, इसको 3 भागों में बांट दिए। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक, चलिए आगे है हमारा बहुलीकरण के जो है आपका प्रकार के आधार पर हमको देखना है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको हम लोग आगे जो देख रहे हैं वो है आपका बहुलीकरण के प्रकार के आधार पर इसको हमको क्या करना है, देखना है, किस प्रकार से होता है उसको देखना है। तो बहुलीकरण के प्रकार के आधार पर बहुलक को 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है योगात्मक बहुलक, एडिशन पॉलीमर बोलते हैं। एक होता है हमारा संघनन बहुलक, जिसे कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, खास करके इसका जो अंतर है वो ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और थ्योरी भी आपसे पूछ सकता है। तो पहले हम किसके पास चलते हैं, योगात्मक बहुलक के पास चलते हैं। योगात्मक बहुलक क्या होता है, तो योगात्मक बहुलक में जब एकलक आपस में मिल करके जब बहुलक का निर्माण करता है तो बहुलक के बनने पर किसी प्रकार के जो आपका बोल सकते हैं उपजात के रूप में अन्य पदार्थ जो है विलोपित नहीं होता है। तो ऐसे जो बहुलक होते हैं उसको हम लोग योगात्मक बहुलक कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब एक से अधिक एकलक आपस में क्या हो जाते हैं, आपके मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर उदाहरण के लिए क्या ले लेते हैं, हम लोग पॉलीथीन को ही लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है आपका CH2 डबल बॉन्ड, क्या दिया है आपका CH2, और सामने में क्या कर दिए हम लोग, N कर दिए। फिर इसका हम लोग क्या कर दिए, बहुलीकरण करा दिए। ठीक है, अब बहुलीकरण कराते हैं तो ये क्या बनता है हमारा CH2 कोष्टक क्या हो जाता है आपका, बंद हो जाता है, N लगा देते हैं। इसका नाम क्या होता है हमारा, पॉलीएथिलीन होता है, पॉलीएथिलीन होता है। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है भाई हमारा, एथाइलिन होता है। तो जब एथिलीन मिल करके जब क्या बनाता है, पॉलीथीन, जो कि एक बहुलक है का क्या जब निर्माण करता है तो उस दौरान किसी भी प्रकार का उपजात अर्थात H2 के रूप में, अमोनिया के रूप में किसी भी प्रकार से जो है यहाँ पर विलोपन नहीं होता है। तो उस स्थिति में जो बहुलक होता है उस बहुलक को हम लोग क्या बोलते हैं, योगात्मक बहुलक कहते हैं। तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, योगात्मक बहुलक को क्या कर सकते हैं भाई, परिभाषित कर सकते हैं। योगात्मक बहुलक वह बहुलक होता है जिसमें बहुलक के निर्माण पर या एकलकों के
मिलने से जब बहुलक का क्या होता है, निर्माण होता है, तो उस दौरान किसी भी प्रकार के जो सरल अणु है वो उपजात के रूप में बाहर नहीं निकलता है। तो ऐसे बहुलक को हम क्या बोलते हैं, योगात्मक बहुलक कहते हैं। जैसे लिखा है ना, जब एकलक एक दूसरे से जुड़ करके श्रृंखला बनाता है अर्थात बहुलक बनाता है, तो उस स्थिति में सरल अणु जैसे आपका H2O, NH3 या एल्कोहल आदि का विलोपन नहीं होता है, तो प्राप्त उत्पाद या है ना योगात्मक बहुलक। और यह प्रक्रम योगात्मक बहुलीकरण के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो आपको भी क्या बोलना है, मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि योगात्मक बहुलक किसे कहते हैं, तो योगात्मक बहुलक वे बहुलक होता है जब एकलक मिल करके आपस में क्या बनाते हैं, जब बहुलक का निर्माण करते हैं। या लिख सकते हैं कि जब एकलक आपस में मिल करके बहुलक बनाते हैं, तो बहुलक बनने की प्रक्रिया के फलस्वरूप किसी भी प्रकार के अन्य सरल अणु जो है का विलोपन नहीं होता है, तो प्राप्त उत्पाद जो होता है वो एकात्मक बहुलक। और ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, हमारा जो है योगात्मक बहुलीकरण कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप योगात्मक जो बहुलक है उसको बता सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा क्या होता है, सरल अणु होता है, और सरल अणु मिल करके क्या बनाता है, हमारा यहाँ पर बहुलक बनाता है। तो इनके बनने पर किसी प्रकार का कोई भी अन्य अणु बाहर नहीं निकल रहा है, तो बना हुआ हमारा जो क्या होता है उत्पाद होता है, वही आपका क्या कहलाता है, योगात्मक बहुलक कहलाता है। और ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है, हमारा योगात्मक बहुलीकरण कहलाता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चाहेंगे तो इसके आधार पर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि जब एकलक एक दूसरे के साथ मिल करके जब बहुलक बनाता है, तो उस दौरान किसी भी प्रकार के सरल अणु का विलोपन नहीं होता है, तो प्राप्त उत्पाद क्या कहलाता है, आपका योगात्मक बहुलक कहलाता है। और ये प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाता है या योगात्मक बहुलीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इतना आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं। उदाहरण हमने बता दिया पॉलीथीन का, है ना। यहाँ पर और भी चाहेंगे तो लिख सकते हैं, योगात्मक बहुलीकरण श्रृंखला विधि द्वारा कुछ सक्रिय केंद्रों का माध्यम संपन्न होता है, उतना करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, है ना, आर्लोन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, ये बहुत सारे उदाहरण किसके अंतर्गत आता है, हमारा योगात्मक बहुलीकरण के अंतर्गत आता है। दूसरा हमारा संघनन बहुलीकरण। संघनन बहुलीकरण क्या होता है, तो जस्ट उल्टा, यदि एकलक आपस में मिल करके जब बहुलक बनाए और उस दौरान यदि उपजात के रूप में, है ना, सरल अणु जैसे पानी का, अमोनिया का, एल्कोहल का विलोपन होता हो या विलोपन हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, आपका संघनन बहुलक कहलाता है। और ये जो प्रक्रिया होता है वो क्या कहलाता है, आपका संघनन बहुलीकरण कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम क्या करें, एकलक लें और एकलक को मिला दें तो क्या बनेगा, बहुलक बनेगा। और उस बहुलक के बनने के फलस्वरूप यदि कोई सरल अणु बाहर निकल जाता है, जैसे H2 के रूप में, अमोनिया के रूप में, तो ऐसे जो हमारे क्या होता है, बना जो उत्पाद होता है उसको संघनन बहुलक, और प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जो है संघनन बहुलीकरण कहते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर उदाहरण से आपको समझाते हैं। तो ये हमारा दिया गया है उदाहरण। उदाहरण में हम लोग ले लेते हैं पहले तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, इसका फार्मूला होता है CH2 और ये हो जाता है आपका 6। इधर हमारा होता है NH2, इसको और अच्छा से हम लोग कर देते हैं। ठीक है, इधर हमारा हो गया NH कर देता हूँ मैं इसको, ये हो गया आपका NH2 हो गया। इधर कर देता हूँ मैं CH2, कोष्टक बंद कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ। और इधर हम क्या कर देते हैं, N कर देते हैं। इधर H हो गया, A हो गया H। इसका नाम होता है हेक्सामेथिलीन, मेथिलीन डाइएमीन कहते हैं। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ KDP का अम्ल। इसका जो फार्मूला होता है ये होता है हमारा, ये होता है हमारा OH और ये होता है C++O। इधर हम बेंजीन लगा दें इस प्रकार से, ये हमारा बेंजीन है। ठीक है भाई, ये हमारा क्या है, बेंजीन है। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, C++O और ये होता है हमारा OH। इसका नाम होता है एडिपिक अम्ल, एडिपिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, एडिपिक एसिड। अब हम दोनों का जो है बहुत सारा मात्रा ले लेते हैं। इसका मात्रा हम लोग बहुत सारा ले लिए, इसका मात्रा बहुत सारा ले लिए। अब जब दोनों को हम लोग क्या करते हैं, बहुलीकरण करा देते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारा बहुलीकरण लिख देता हूँ, बहुलीकरण। और ये कौन सा हमारा
संघनन बहुलीकरण लिख देता हूँ। तो इस दौरान क्या होता है, यहाँ से उत्पाद के रूप में आपका क्या हो जाता है, कुछ सरल अणु बाहर निकलता है। जैसे इसका H और इसका OH, यहाँ से क्या निकल जाता है आपका NH2 के रूप में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। क्योंकि बहुत सारे अणु मिलेंगे तो बहुत सारे H2O निकलेंगे, इधर भी आपका निकलते जाएगा। तो क्या बचता है हमारा, इधर आपका बच जाता है आपका NH, ये बचा है हमारा। फिर हो जाता है आपका CH2, कोष्टक बंद करके 6 हो जाता है। इधर क्या बचा है हमारा, ये बचा है हमारा NH, क्योंकि H तो निकल गया। फिर ये जुड़ जाएगा किसके साथ, C+O, ये इधर आपका हो जाएगा बेंजीन, ये हो गया। और इधर क्या हो जाएगा C+O, और इधर इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको लंबा कर दो, इधर से कुछ नहीं करना है। ये इस प्रकार से H हो गया, और ये हम लोग क्या नहीं कर दिए, कोष्टक बंद कर देते हैं। तो ये आपको क्या होता है, नायलॉन 66 क्या हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नायलॉन 66 बोलते हैं। नायलॉन 66, नायलॉन 66 क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जब हमारा क्या जुड़ रहा है, एकलक जब आपस में मिल करके जब क्या कर रहा है, बहुलक बना रहा है, तो उस दौरान कुछ सरल अणु क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो बना उत्पाद क्या कहलाएगा आपका, संघनन बहुलक, और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा, संघनन बहुलीकरण कहलाता है। तो इस तरीके से आप संघनन बहुलक और संघनन बहुलीकरण को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये दोनों मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। उदाहरण भी हमने बता दिया। चलिए उन दोनों में हम अंतर देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही क्या है हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपको क्वेश्चन जो है पेपर में किया भी गया है। तो इसको आपको अंतर को क्या करना है, आपको देखना है, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे दिया है हमारा योगात्मक बहुलीकरण, और ये होता है संघनन बहुलीकरण। योगात्मक बहुलीकरण क्या होता है, जब एकलक आपस में क्या करते हैं, जब मिल करके बहुलक का निर्माण करते हैं, तो बहुलक के बनने पर जल के अणु का, अमोनिया के अणु का या अन्य सरल अणु का विलोपन नहीं होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, जो है योगात्मक बहुलक, और इस प्रक्रिया को योगात्मक बहुलीकरण कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा, इसमें देखेंगे तो संघनन बहुलीकरण में जब दो बहुलक आपस में क्या करते हैं, जब एकलक आपस मिल करके बहुलक बनाते हैं, तो बहुलक बनने पर जल के अणु का, अमोनिया का या अन्य अणु का क्या होता है, वहाँ पर विलोपन होता है। तो बना हुआ प्रोडक्ट संघनन बहुलक कहलाता है, और वह प्रक्रिया संघनन बहुलीकरण कहलाता है। तो ये तो हो गया हमारा एक पहला जो है अंतर। दूसरा अंतर में बात करें तो हमारा जो योगात्मक बहुलीकरण होता है, उसका जो आणविक द्रव्यमान होता है, उसका आणविक द्रव्यमान एकलकों के आणविक द्रव्यमान के क्या होता है, समान होता है, ठीक है भाई। हमारा जो क्या होता है योगात्मक बहुलीकरण में जो भी हमारा क्या बना है, जो बहुलक बना है, उस बहुलक का जो क्या होता है, जो द्रव्यमान होता है, वो किसके समान होता है, आपके एकलक के समान होता है। तो बहुलक का जो आणविक द्रव्यमान है, बहुलक का आणविक द्रव्यमान है, वो एकलक के आणविक द्रव्यमान के क्या होते हैं, समान होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से किसी प्रकार का कोई अन्य अणु निकल ही नहीं रहा है, तो जितना भाग ले रहा है उतना ही बन रहा है। इसलिए जो बहुलक का जो क्या होता है आणविक द्रव्यमान होगा, वो एकलक के आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। लेकिन इसमें तो जो है जल के अणु क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, या अन्य अणु बाहर निकल रहा है, तो जो बहुलक का आणविक द्रव्यमान होगा वो एकलक के आणविक द्रव्यमान से क्या होगा, कम होगा। उसको आपको देखना है। तो कम होगा, यह सरल गुणांक में नहीं होता है, मतलब उससे कम होता है, और ये सरल गुणांक में होता है। क्यों? क्योंकि बराबर होता है। तो ये दूसरा लिख सकते हैं। तो पहले दोनों को परिभाषा लिख देना, फिर लिख देना भाई इसमें बहुलक का जो घनत्व होता है, आणविक द्रव्यमान होता है, वो एकलक की अपेक्षा क्या होता है, यहाँ योगात्मक में क्या होता है, जो बहुलक का आणविक द्रव्यमान और जो एकलक होता है उनका आणविक द्रव्यमान क्या होता है, समान होता है। जबकि संघनन बहुलीकरण में बहुलक का जो आणविक द्रव्यमान होता है, वो एकलक के आणविक द्रव्यमान से क्या होता है, कम होता है। और इसके बाद तीसरा नंबर लिख देना। 3 नंबर का क्वेश्चन करता है, योगात्मक यौगिक जो है नरम प्रकृति का होता है, ठीक है, और हमारा जो संघनन बहुलीकरण होता है वो कठोर प्रकृति का होता है। तो 3 इस प्रकार से लिख सकते हैं। उदाहरण को आपको नंबर में नहीं लेना है, उदाहरण तो लिखना ही पड़ेगा। पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, है ना, इसमें टेरेलिन, बेकेलाइट, नायलॉन 66, जिसका हमने एक उदाहरण दे दिया। तो इस तरीक़ा से आप योगात्मक बहुलीकरण और संघनन बहुलीकरण में अंतर कर सकते हैं। अंतर मैं आपको बता दिया, और ये आपका पूछा भी गया है। 3 नंबर में आपको क्या करता है, ये क्वेश्चन करता है। तो इसको आपको पढ़ना है भाई, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं आगे की
की ओर। आणविक बलों के आधार पर यहाँ पर पुनः जो है वर्गीकरण क्या किया गया है, इसको किया गया है आणविक बलों के आधार पर। तो एकलक जो होता है इन एकलकों के मध्य एक से अधिक एकलक मिल करके बनता है। तो एकलकों के मध्य पाए जाने वाले जो भी आकर्षण बल होता है, चाहे वो हाइड्रोजन बंध हो, चाहे वांडर वाल्स बंध हो, चाहे द्विध्रुव आकर्षण बल हो, चाहे कुछ भी बल हो, उनके मध्य पाए जाने वाले, मतलब बहुलक में जो एकलक होते हैं उन एकलकों के मध्य पाए जाने वाले जो क्या होते हैं, जो आकर्षण बल होते हैं, उन आकर्षण बलों के आधार पर यहाँ पर जो बहुलक होते हैं उसको और कई भागों में क्या किया गया है, यहाँ पर बांटा गया है। तो उनको हमको क्या करना है, आपको पढ़ना है। जिनमें से पहला आपका जो बहुलक है वो हमारा दिया है प्रत्यास्थ बहुलक। ये क्वेश्चन आया भी है ना, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इलास्टोमर बोलते हैं, है ना। तो इसको हमको देखना है। तो पहला इसमें हम लोग देखेंगे प्रत्यास्थ बहुलक में बांटा गया है। दूसरा तंतु या फाइबर बहुलक में डिवाइड किया गया है। तीसरा ताप शून्यक या ताप सुंघट्य बहुलक में बांटा गया है। और एक चौथा नंबर आपका दिया गया है आपका प्लास्टिक थर्मोसेटिंग। इस प्रकार से 4 भागों में क्या करते हैं, हम लोग बांटते हैं। तो पहला हमको क्या करना है, देखना है, वो है प्रत्यास्थ बहुलक या एलोमेर, है ना, इलास्टोमर कहा जाता है। तो इसको आपको क्या करना है, देखना है। तो प्रत्यास्थ बहुलक क्या होता है भाई, प्रत्यास्थ बहुलक किसे कहते हैं? तो बोल सकते हैं इनमें बहुलक श्रृंखला दुर्बल वांडर वाल्स बंध द्वारा आपस में जुड़ा रहता है और जिसके वजह से इसमें रबर के समान प्रत्यास्थता का गुण होता है। और इस प्रकार का बहुलक का प्रमुख उदाहरण प्राकृतिक और संश्लेषित रबर होता है। मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि प्रत्यास्थ बहुलक वह बहुलक होता है जिसमें एकलक इकाइयाँ एक दूसरे के साथ दुर्बल वांडर वाल्स बंध द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। दुर्बल वांडर वाल्स बंध, दुर्बल बंध द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, आपका प्रत्यास्थ बहुलक कहलाता है। और इसमें रबर के समान क्या होता है, प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। और प्राकृतिक जो रबर है और संश्लेषित रबर है वो प्रत्यास्थता जो या प्रत्यास्थ स्थलक बहुलक के उदाहरण के अंतर्गत इसको रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, प्रत्यास्थ या इलास्टोमर क्या होता है? तो बोल सकते हैं कि प्रत्यास्थतक बहुलक वे बहुलक होते हैं जिनमें एकलक इकाइयाँ, एकलक मतलब समझ गए हैं, एकलक इकाइयाँ एक दूसरे के साथ दुर्बल वांडर वाल्स बंध द्वारा बंधा होता है। और इसका जो प्रत्यास्थता का जो गुण होता है वो रबर के समान होता है। तो ऐसा जो बहुलक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थतक या इलास्टोमर बहुलक के नाम से क्या करते हैं, हम उसको जानते हैं या कहा जाता है। और इसका उदाहरण की हम बात करें तो प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित जो हमारा बहुलक होता है या संश्लेषित जो बहुलक है या रबर है, प्राकृतिक रबर है, उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। और इसमें एक हम वल्कनीकरण पढ़ते हैं। यहाँ से हमारा क्या होता है, हमारा एक वल्कनीकरण होता है। वल्कनीकरण अभी देखे हैं प्राकृतिक रबर में पाया जाता है। और ये आपका आइसोप्रीन एक प्राकृतिक क्या होता है, रबर होता है। और ये प्राकृतिक रबर जो है एक चिपचिपा युक्त क्या होता है, पदार्थ होता है जिसमें सल्फर का क्या मिलाया जाता है, तिर्यक मिला करके क्या किया जाता है, उनको पहले से और काफ़ी क्या किया जाता है, मजबूत क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो ये वल्कनीकरण कहलाता है। और वल्कनीकरण के एक उदाहरण आपका इस प्रकार से हम लिख सकते हैं जिसमें सल्फर का आपको तिर्यक क्या हो रहा है, आपका दिख रहा है, जो हम पहले भी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो ये उदाहरण आप क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं जैसे CH2C, CH3, CH2, फिर इसमें सल्फर का तिर्यक, क्योंकि हमारा ये हमारा क्या होता है, हमारा प्राकृतिक क्या होता है, हमारा ये बहुलक होता है। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दो। ठीक है, रियल में ऐसा है हमारा CH2, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, CH2 डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH3 और डबल बॉन्ड क्या होता है हमारा CH2। ये हमारा क्या होता है, आइसोप्रीन होता है, प्राकृतिक हमारा रबर होता है, आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर होता है। और ऐसे ही बहुत सारे जब क्या होते हैं, आइसोप्रीन सल्फर के तिर्यक के द्वारा इस प्रकार से जुड़ जाते हैं तो आपकी स्थिति कुछ इस प्रकार से क्या होता है, आपका दिखाई देता है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे दिया है प्राकृतिक रबर में 3 से 5% सल्फर या सल्फर की यौगिक के साथ जब गर्म करके वल्कनीकरण रबर बनाया जाता है तो चिपचिपापन क्या हो जाता है, आपका ख़त्म हो जाता है। फिर उसकी प्रत्यास्थता भी क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। वल्कनीकरण रबर में सल्फर का तिर्यक
जो है क्रॉस बन जाता है, जो कि बहुलक श्रृंखलाओं को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि प्रतिबल लगाने पर रबर खींचकर लंबा हो जाता है और यह लंबाई अस्थायी होता है, मतलब पुनः अपने पुरानी स्थिति में आ जाता है। जैसे ही प्रतिबल रबर से हटाया जाता है वो पुनः अपने वापस स्थिति में आ जाता है। प्राकृतिक रबर को इस प्रकार से सामर्थ्य तथा प्रत्यास्थता प्रदान करना ही प्राकृतिक वल्कनीकरण कहलाता है। तो हम जो पहले पढ़े हैं आप उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और उदाहरण के तौर पर इसको आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से लिख सकते हैं। तो पहला हमने क्या देखा, प्रत्यास्थता बहुलक। तो प्रत्यास्थ बहुलक क्या होता है भाई, तो प्रत्यास्थ बहुलक वे बहुलक होता है जिस बहुलक में एकलक एक दूसरे के साथ दुर्बल वांडर वाल्स बंध द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है। इनमें प्रत्यास्थता रबर के समान पाया जाता है। तो ये इलास्टोमर आपका बहुलक कहलाता है। और उदाहरण के लिए प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों प्रकार के जो रबर होता है वो हमारे जो है इलास्टोमर के अंतर्गत आता है। तो इसको आपको क्या करना है, देखना है भाई। दूसरा हमारा दिया है तंतु या फाइबर बहुलक दिया गया है। तंतु या फाइबर बहुलक क्या होता है, तो इस प्रकार का जो बहुलक होता है उसमें जो एकलक होते हैं उन एकलकों के मध्य हाइड्रोजन बंध या द्विध्रुव आकर्षण बल क्या होती है, पाई जाती है। और इस कारण से इस प्रकार के जो बहुलक होता है उनका तन्य सामर्थ्य जो होती है, मापांक है, मॉड्यूल्स जो होती हैं वो क्या होती है आपकी उच्च होती हैं। और ये बहुलक धागे की तरह होती हैं, रेशे की तरह होती हैं, वस्त्र इससे बुनी जा सकती हैं। और इनके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं नायलॉन, डेक्रॉन, सिल्क आदि आपकी क्या होती है, आपकी तंतु या फाइबर बहुलक होती है। तो मान लो क्वेश्चन आती है भाई कि तंतु या फाइबर बहुलक क्या होती हैं, तो तंतु या फाइबर बहुलक वे बहुलक होती हैं जिनमें एकलकों के मध्य आपका हाइड्रोजन बंध या द्विध्रुव आकर्षण बल पाई जाती है। क्योंकि हाइड्रोजन बंध पाई जाती है इस वजह से इसकी जो तन्य सामर्थ्य हैं वो बहुत क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, ये धागे के समान होती हैं। इस कारण इसे जो है फाइबर या तंतु जो है बहुलक के नाम से जानी जाती हैं। और ये जो बहुलक होती हैं उससे वस्त्र बुनी जा सकती हैं। और ये इनके बहुत सारे उदाहरण नायलॉन, डेक्रॉन, सिल्क आदि इनके अंतर्गत क्या की जाती है, आपकी आती है। तो ये आपको क्वेश्चन के तौर पर क्या की जा सकती है भाई, पूछी जा सकती है। तो इसको आपको थोड़ा सा देखना है कि तंतु बहुलक क्या होती है, फाइबर बहुलक क्या होती है। तो दो आपके जो बहुलक था वो इजी तरीका से था। एक हमारा था एलिस्टर ये बोल सकते हैं प्रत्यास्थलक, इलास्टोमर जिसको बोलते हैं। तो क्या होता है पूछेगा तो बताना भाई कि इलास्टोमर वे बहुलक होते हैं जिन बहुलकों में जो है आपका एकलक जो है एक दूसरे के साथ दुर्बल अंतराणविक आकर्षण बल या वांडर वाल्स से बंधा होता है। इनमें रबर के समान प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। ये हमारे इलास्टोमर कहलाता है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों प्रकार के हमने रबर देखा, वल्कनीकरण देखा। दूसरा हमारा है तंतु या फाइबर बहुलक क्या होता है। तो तंतु या फाइबर बहुलक वे बहुलक होते हैं जिनमें एकलक इकाइयाँ एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, एक हाइड्रोजन बंध या द्विध्रुव आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा होता है, बंधा होता है, जिसके कारण से इनमें तन्य सामर्थ्य ज़्यादा होती है। ये रेशे के समान होती हैं, इससे वस्त्र बुनी जा सकती हैं और इस कारण इसे रेशेदार बहुलक के नाम से जानी जाती हैं। उदाहरण के लिए आपका नायलॉन 66 है ना, डेक्रॉन, ये सब जो है आपके तंतु या फाइबर बहुलक के अंतर्गत उदाहरण के तौर पर रखी जाती है। तो इस तरीके से इसको बताया जा सकती है। फिर आगे नायलॉन 66 से वही उदाहरण यहाँ पर भी यूज की जा सकती है भाई, ठीक। तो ये हो गया आपका तंतु। आगे हमारा ताप शून्यक या थर्मोप्लास्टिक बहुलक ये जो होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपको क्वेश्चन में क्या की जा सकती है, पूछी जा सकती है। तो थर्मोप्लास्टिक बहुलक एक ऐसे बहुलक होती है जिनको गर्म करने पर ये पिघल जाती हैं और पिघलने के पश्चात क्या की जाती हैं, जो है इसको अलग अलग आकार में ढाली जा सकती है, क्योंकि ये ठंडा होने के पश्चात क्या हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं। तो ऐसे जो बहुलक होती हैं वही आपकी थर्मोप्लास्टिक बहुलक कहलाती है। जैसे दिया है इस प्रकार के बहुलक में अंतराणुक बल प्रत्यास्थ बहुलक से अधिक होती है किंतु फाइबर बहुलक से कम होती है। और इस प्रकार के बहुलक को गर्म करके है ना, कमरे के ताप पर ठंडा करके मन चाहे आकार में क्या की जा सकती है, ढाली जा सकती है। क्योंकि इस प्रकार के बहुलक गर्म करने पर नरम हो जाती है और पिघलने पर गर्म करने पर नरम हो जाती है और ठंडा करने पर कठोर हो जाती हैं। तो ऐसे जो बहुलक हैं वो
थर्मोप्लास्टिक बहुलक कहलाती हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछी जा सकती है। तो अगर आते हैं कि थर्मोप्लास्टिक बहुलक क्या होती हैं, तो आप लिख सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक बहुलक वे बहुलक होती हैं जिनमें एकलक इकाइयों के बीच जो आकर्षण बल जो पाई जाती है वो प्रत्यास्थ बहुलक की अपेक्षा क्या होती है, अधिक प्रबल होती है, और तंतु बहुलक की अपेक्षा क्या होती है, दुर्बल होती है। और इस प्रकार की जो बहुलक होती है वो गर्म करके पिघला करके इसको मन चाहे आकार में क्या की जा सकती है, ढाली जा सकती है। क्योंकि इस प्रकार के बहुलक जो है वो गर्म करने पर नरम हो जाती हैं और ठंडा करने पर जम करके क्या हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं। तो ऐसे जो बहुलक होती हैं वही आपके क्या कहलाती हैं, थर्मोप्लास्टिक बहुलक कहलाती हैं। और इस प्रकार के बहुलक के उदाहरण अगर देखा जाए तो पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन जो है इसके अंतर्गत क्या की जाती है, रखी जाती है। तो इस तरीक़ा से थर्मोप्लास्टिक बहुलक को क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछी भी जा सकती है भाई। तो आप क्या लिख सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक बहुलक वे बहुलक होती हैं जिनमें जो एकलकों के मध्य जो आकर्षण बल होती हैं, इस प्रकार के जो बहुलक में जो क्या होते हैं, हमारे जो एकलक होते हैं, इन एकलकों के मध्य जो आकर्षण बल होती है वो प्रत्यास्थ बहुलक की अपेक्षा क्या होती है, अधिक प्रबल होती है, जबकि तंतु बहुलक की अपेक्षा क्या होती है, दुर्बल होती है। और इस प्रकार के बहुलक को नरम करके, है ना, मन चाहे आकार में क्या की जाती है, ठंडा करके ढाली जा सकती है। क्योंकि इस प्रकार का जो बहुलक होती है वो गर्म करने पर नरम और ठंडा करने पर कठोर हो जाती हैं। तो ये थर्मोप्लास्टिक बहुलक के नाम से जानी जाती है, थर्मोप्लास्टिक बहुलक कहलाती हैं। तो इसको आपको देखना है, इस प्रकार से लिखना है। ये तो हो गया हमारा थर्मोप्लास्टिक बहुलक। अब यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक बहुलक के बाद दिया है हमारा ताप दृढ़, है ना, या थर्मोसेटिंग बहुलक। इस प्रकार का जो बहुलक होता है उस बहुलक में अगर हम बात करें तो इस प्रकार का जो बहुलक है वो गर्म करने पर कठोर हो जाती हैं, पिघलने के बजाय क्या हो जाती है, आपकी कठोर हो जाती है, दुर्गलनी हो जाती हैं। क्योंकि इनकी बनावट ऐसी होती हैं कि इनको गर्म करने पर क्या हो जाती हैं, वो कठोर हो जाती हैं। जब इनको क्या की जाती है, बनाई जाती हैं, तो उस स्थिति में कम आणविक द्रव्यमान के एक अर्ध जो द्रव पदार्थ होती है उनके सांचे में गर्म करके बनाई जाती हैं। और गर्म करने पर इनकी श्रृंखलाओं में क्या हो जाती है, तिर्यक जोड़ें या त्रिविम जाली बन जाती हैं। इस वजह से दुर्गलनी, अविलें और क्या होती हैं, कठोर होती हैं। तो क्या लिखी जा सकती है भाई, थर्मोसेटिंग जो क्या होती है आपकी जो बहुलक होती हैं, वो थर्मोसेटिंग बहुलक एक ऐसे बहुलक होती हैं जिन बहुलकों को गर्म करने पर, या थर्मोसेटिंग बहुलक वे बहुलक होते हैं जिनको गर्म करने पर वो क्या हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं, दुर्गलनी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के बहुलक को एक अर्ध द्रव जो होता है, ऐसे पदार्थ होता है, उसके सांचे पर गर्म करके बनाई जाती हैं। और इस प्रकार से जब इनको गर्म की जाती हैं तो उनमें एक तिर्यक जाली बन जाती है, त्रिविम जाली बन जाती है, जो उनको दुर्गलनी और कठोर बनाती है। उदाहरण के लिए बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन, टेर्रिन, ये सब जो है हमारे थर्मो जो आपकी क्या है, सेटिंग है बहुलक के उदाहरण के अंतर्गत आती हैं। और इस प्रकार से थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक बहुलक को समझाई जा सकती हैं। तो वो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती हैं, नहीं तो आपको इस प्रकार से अंतर के रूप में इसको क्या की जा सकती है, क्वेश्चन की जा सकती है। तो अंतर के रूप में ज़्यादातर यहाँ इसको भी क्वेश्चन की गई है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आप तो पहले तो उदाहरण को, परिभाषा को लिख सकते हैं। जैसे थर्मोप्लास्टिक बहुलक क्या है, तो ये बहुलक जिनको गर्म करने पर मुलायम हो जाती है, पिघल जाती है, फिर उनको ठंडा करके मन चाहे आकार में क्या की जा सकती है, ढाल करके उनको प्राप्त की जा सकती है। जबकि हमारा थर्मोसेटिंग बहुलक होती है, उसको गर्म करने पर मुलायम पड़ने के बजाय क्या हो जाती है, वो कठोर हो जाती है ना, और क्या हो जाती है, दुर्गलनी हो जाती हैं। दूसरा, इन्हें पुनः किसी भी आकार में ढाली जा सकती है, मतलब थर्मोप्लास्टिक को किसी भी आकार में ढाली जा सकती है, जबकि थर्मोसेटिंग को पुनः किसी आकार में ढाली नहीं जा सकती। एक बार बन गया तो बन गया, ठीक है। ये कम जो है थर्मोप्लास्टिक होता है, कम भंगुर होती हैं, कुछ कार्बनिक विलायक में विले भी होती हैं, बट थर्मोसेटिंग की बात करें अधिक भंगुर होती हैं, और अकार्बनिक विलायक में क्या होती हैं, आपकी विले होती हैं। चौथा नंबर, इनका निर्माण योगात्मक बहुलीकरण से होती है भाई, थर्मोप्लास्टिक का, जबकि हमारा थर्मोसेटिंग का जो निर्माण है वो संघनन बहुलीकरण से होती है। और पांचवा नंबर, इनकी सामान्यतः रैखिक संरचना होती है, जबकि इसमें त्रिविम संरचना, तिर्यक बंधी संरचना पाई जाती है। तो ये अच्छा है, ये इसको पहले परिभाषा लिख लेना, फिर इसका निर्माण योगात्मक बहुलीकरण से होता है लिख देना, और इसका निर्माण जो है आपका संघनन बहुलीकरण से होता है, जबकि इनमें सामान्यतः रैखिक संरचना होता है, इसमें त्रिविम संरचना होता है। तो तीन आपको यहाँ से आप लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए पॉलीएथिलीन, पीवीसी, टेफ्लॉन, ये सब
इधर बेकेलाइट, यूरिया, फार्मिन, ये सब उदाहरण लिखे जा सकती है। तो 3 अंतर आप यहाँ से लिख सकते हैं। एक तो दोनों का परिभाषा, दूसरा एक हमारा योगात्मक बहुलीकरण है, एक हमारा संघनन बहुलीकरण है, एक रेखिक संरचना है, एक त्रिविम संरचना है। 3 हो गया आपका। इस तरीक़ा से आप दोनों में क्या कर सकते हैं, 3 अंतर आसानी से लिख सकते हैं। और ये अंतर यहाँ से आपको पूछ सकता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकता है, इनडायरेक्ट भी कर सकता है, तो दोनों को आपको देखना है, ठीक है भाई। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। यहाँ पर कुछ व्यापारिक महत्व के बहुलक आपको दिया गया है ना। इससे पहले जो भी बहुलीकरण की प्रक्रिया है, योगात्मक बहुलीकरण, संघनन बहुलीकरण, उसको हम लोग यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। डायरेक्ट कुछ व्यापारिक महत्व के बहुलक आपका दिया गया है। बहुत सारे बहुलक हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में क्या किया जाता है, आपका उपयोग में लाया जाता है। जैसे हम लोग जो है पॉलीथीन बोल सकते हैं, है ना, पॉलीएथिलीन जिसका नाम बोलते हैं। तो पॉलीथीन बोल सकते हैं भाई, पॉलीएथिलीन, ये हमारा पॉलीएथिलीन पढ़ेंगे। पीवीसी पढ़ेंगे, है ना, पीवीसी हो गया, टेफ्लॉन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, टेरलिन हो गया। बहुत सारे यहाँ पर व्यापारिक महत्व के क्या दिए गए हैं, आपके बहुलक दिए गए हैं, जिन बहुलकों को हमको यहाँ पर जो है 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ना है। एक पढ़ना है हमको योगात्मक बहुलक, जो अब पढ़ चुके हैं, अर्थात ऐसे बहुलक जिनके बनने पर, या योगात्मक बहुलक वह बहुलक होता है जब योगात्मक बहुलक को उनके एकलक से बनाया जाता है, तो उस दौरान किसी भी प्रकार के सरल अणु जैसे पानी का, अमोनिया का या अन्य पदार्थ का विलोपन नहीं होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, योगात्मक बहुलक कहते हैं। तो जो व्यावसायिक महत्व के कुछ जो बहुलक दिया गया है, उन बहुलकों को हम योगात्मक बहुलक और संघनन बहुलक के आधार पर हम क्या करना है, हमको बांट के पढ़ना है। तो पहला हम लोग जो देखते जाएंगे वो हम किसके आधार पर देखेंगे, योगात्मक बहुलक के आधार पर देखेंगे, जिसमें पहला है हमारा पॉलीथीन। पहला हमारा क्या है भाई, पॉलीथीन। ये हमको क्या करना है, देखना है क्या है, कैसा है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग चलते हैं। आपका जो बोल सकते हैं व्यापारिक महत्व के पहले सबसे महत्वपूर्ण जो बहुलक है वो दिया है, योगात्मक बहुलक है, वो पॉलीथीन दिया गया है, या पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन बोलते हैं। और आप जानते हैं कि पॉलीथीन जो होता है वो एथिलीन का क्या होता है, हमारा बहुलक होता है। बहुत सारे एथिलीन मिल करके ही क्या बनाते हैं, आपके पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर जो है पॉलीथीन को 2 भागों में मारते हैं। तो पॉलीथीन क्या होता है भाई, तो जब हमारा क्या होता है, एथिलीन जो होते हैं, जब बहुत सारे एथिलीन जब आपस में क्या कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं, अर्थात बहुलीकरण करते हैं, तो जा कर के क्या बनता है, हमारा पॉलीथीन क्या होता है, हमारा प्राप्त होता है। इसका मतलब होता है ऐसे ऐसे बहुत सारे एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग डबल बॉन्ड को हटा देते हैं ना, क्योंकि बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। तो पॉलीथीन क्या होता है भाई, तो जब एक से अधिक एथिलीन जब क्या हो जाता है, आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तब जा कर के क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है। अर्थात पॉलीथीन जो होता है वो एकलक, मतलब पॉलीथीन जो होता है एथिलीन से बनता है। मतलब पॉलीथीन जो होता है एकलक का क्या होता है, बहुलक होता है बोल सकते हैं, या एथिलीन का बहुलक होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, पॉलीथीन को हम बता सकते हैं। अब ये जो पॉलीथीन है इसको 2 भागों में यहाँ पर क्या किया गया है, बांटा गया है। एक आपको दिया है आपका निम्न घनत्व का पॉलीथीन, और एक आपका दिया है आपका उच्च घनत्व का पॉलीथीन। तो 2 भागों में इसको क्या किया गया है, इसको बांटा गया है। तो उसको हमको क्या करना है, अभी देखना है। पहला किसको देखना है हमको, जो है निम्न घनत्व के पॉलीथीन को, फिर देखेंगे उच्च घनत्व के पॉलीथीन को। निम्न घनत्व, निम्न को बोलते हैं लो, घनत्व मतलब होता है डेंसिटी, और पॉलीथीन को पॉलीथीन बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं LDPE, मतलब लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। और एक होता है हमारा उच्च घनत्व HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। तो इस प्रकार से इसको हम लोग जो है शॉर्ट फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए पहले हम चलते हैं निम्न घनत्व के पॉलीथीन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पॉलीथीन वाला आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको देखना है। तो पहले हम लोग किसके पास चलते हैं, निम्न घनत्व के पॉलीथीन। निम्न घनत्व के पॉलीथीन क्या होता है भाई, तो ये भी एथिलीन से ही मिल करके बनता है, बट कुछ टेम्परेचर और उत्प्रेरक को अगर हम लगा दें तो उसको हम निम्न घनत्व के पॉलीथीन कहते हैं, ठीक है। बनना तो यही है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2
सामने में क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। बट यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर लगते हैं कितना, 473 केल्विन होता है। और एटीएम अगर हम बात करें, एटीएम वायुमंडलीय दाब बात करें, एटीएम की बात करें, ठीक है, तो ये कितना होता है हमारा 1500 वायुमंडलीय दाब, 1500 वायुमंडलीय दाब पर अगर हम गर्म करें, ठीक है, यदि हम एथिलीन लें और एथिलीन को कितना 473 केल्विन ताप पर 1500 वायुमंडलीय दाब पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर गर्म करेंगे तो वहाँ से प्राप्त जो भी क्या होता है हमारा जो पॉलीथीन होता है, वो पॉलीथीन ही आपका क्या कहलाता है, आपका निम्न घनत्व का क्या कहलाता है, पॉलीथीन कहलाता है। ये हमारा क्या होता है, पॉलीएथिलीन हो गया, पॉलीएथिलीन। बट ये कैसा है हमारा, LDPE, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन क्या होता है, प्राप्त होता है। तो जब एथिलीन को 473 केल्विन ताप पर 1500 वायुमंडलीय दाब पर सूक्ष्म मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो उस स्थिति में जो एथिलीन प्राप्त होता है उसे हम लोग निम्न घनत्व के पॉलीएथिलीन कहते हैं। और ये इस प्रकार के एथिलीन जो होता है वो मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इस तरीक़ा से आप निम्न घनत्व के जो पॉलीथीन है उसको आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। उदाहरण भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। बस इसमें इतना ही करना है और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इनके कुछ क्या है हमारे गुण हैं और इसके उपयोग हैं, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा भी कि शाखन के कारण पॉलीथीन अणु भली भांति संकुचित नहीं होते हैं। इनका गलनांक आपका 384 केल्विन तथा घनत्व बहुत तो कम होता है, निम्न घनत्व बोल रहे हैं मतलब 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर होता है। ये पारदर्शी होता है, आर पर इसको देखा जा सकता है ना, ऐसे बहुलक होता है। रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है, अम्ल क्षार ये सब मिला दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लचीली होता है, विद्युत के कुचालक होता है। ये इनके गुण होते हैं। इनके कुछ प्रमुख क्या है, उपयोग हैं। खास करके उपयोग को आपको ज़्यादा देखना है क्योंकि साथ में जब क्वेश्चन करेगा ना निम्न घनत्व पॉलीथीन क्या है तो आपको उपयोग पूछेगा ही, है ना, आपको बनाने की विधि पूछेगा और उपयोग पूछेगा। तो क्या क्या उपयोग है भाई, तो पॉलीथीन थैलियाँ बनाते हैं, इससे विद्युत रोधक चीज़ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है ना, किसी चीज़ को लपेटने में या विद्युत रोधक पदार्थ बनाने में। दूसरा, विद्युत तारों को लपेटने में प्रयोग किया जाता है। पाइप, खिलौने तथा बोतलों आदि का निर्माण होता है ना। निम्न घनत्व से पाइप बनाते हैं, खिलौना बनाते हैं, बोतल आदि बनाने में। उसके बाद रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जिसको बोलते हैं, उसका डिश बनाते हैं किसी चीज़ को रखने के लिए। सांचे में ढालने वाली वस्तु बनाते हैं, कोट, रैम्पर आदि सब बनाने का काम किससे होता है हमारा, ये होता है हमारा निम्न घनत्व के पॉलीथीन। तो इस तरीक़ा से निम्न घनत्व के पॉलीथीन को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। एक होता है हमारा उच्च घनत्व के पॉलीथीन। उच्च घनत्व के पॉलीथीन क्या होता है हमारा भाई, तो उच्च घनत्व के पॉलीथीन वह पॉलीथीन होता है जो कि आपका यहाँ से अगर हम बनाएं तो ये क्या हो जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 N करेंगे, खाली उत्प्रेरक चेंज करेंगे। 300 कितना दिया है हमारा, 333 से लेकर के 300 कितना दिया है हमारा, 43 केल्विन ताप दिया गया है हमारा। वायुमंडलीय दाब की बात करें, एटीएम की बात करें तो कितना दिया है हमारा, 6 से 7 एटीएम दिया गया है। उत्प्रेरक दिया है ट्राई एथिल एल्युमिनियम। ट्राई एथिल मतलब ये होता है एथिल का फार्मूला, 3 कर दो और ये एल्युमिनियम लगा दो, ट्राई एथिल एल्युमिनियम। और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, प्लस में क्या होता है हमारा, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। इनको एक साथ बोलते हैं जिगलर नाटा उत्प्रेरक, है ना, जिगलर नाटा उत्प्रेरक कहते हैं किसको, ट्राई एथिल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को एक साथ क्या बोलते हैं, जिगलर नाटा उत्प्रेरक कहते हैं। और ये भी मिल करके क्या बनाता है, CH2 है ना, N का क्या होता है, निर्माण होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीथीन बोलते हैं, इसको एथिलीन बोलते हैं, ठीक है भाई, एथिलीन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीथीन। ये हमारा क्या होता है, हमारा पॉलीएथिलीन कहा जाता है। तो उच्च घनत्व का पॉलीथीन क्या होता है, तो जब एथिलीन को 333 से 343 केल्विन ताप पर 6 से 7 वायुमंडलीय दाब पर और जिगलर नाटा उत्प्रेरक अर्थात ट्राई एथिल एल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो प्राप्त जो भी एथिलीन होता है उस एथिलीन को हम लोग जो है उच्च घनत्व के पॉलीथीन बोलते हैं, मतलब HDPE। क्या बोलते हैं उसको, HDPE
कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, उच्च घनत्व के पॉलीथीन बता सकते हैं। ठीक है, खाली आपका उत्प्रेरक और ताप में अंतर है और दाब में अंतर है। इनका भी कुछ क्या है, हमारा गुण दिया है। इस बहुलक में रैखिक श्रृंखला होती है, इनके अणु निविड़ संकुलित क्लोजली होती हैं। इनका घनत्व आपका 0.797 ग्राम पर सेंटीमीटर होती है। गलनांक इसका 403 होती हैं, जो कि उच्च हैं। श्रृंखला अधिक व्यवस्थित होती हैं और इस कारण से इसे निम्न घनत्व पॉलीथीन की अपेक्षा अधिक कठोर और तन्य शक्ति इनमें पाई जाती है। उपयोग की बात करें तो कंटेनर जैसे बाल्टी, ग्लास, नली आदि के निर्माण में प्रयोग की जाती है। घरेलू उपयोगी सामान जैसे पाइप, खिलौने, रेडियो, टीवी के कैबिनेट, रस्सी इत्यादि बनाने में क्या की जाती है, इसका प्रयोग की जाती है। तो ये इस प्रकार से पहला जो व्यापारिक महत्व के जो बहुलक हैं पॉलीथीन, उसको इस प्रकार से बताई जा सकती है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछी भी गई है कि एथिलीन पॉलीथीन क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं, निम्न घनत्व के पॉलीथीन क्या होती हैं, इसके उपयोग लिखिए, उच्च घनत्व के पॉलीथीन क्या होती हैं, इनके उपयोग लिखिए, बनाने की विधि लिखिए, जो हम सब यहाँ पर कर चुके हैं। तो आज का क्लास यहीं पर क्या करते हैं, हम लोग समाप्त करते हैं। आने वाला जो क्लास है उस पर हम क्या करने वाले हैं, आगे का जो टॉपिक है वो देखने वाले हैं।